हेलो बच्चों, मैं आदर्श मिश्रा और आप सभी लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। आज हम सब लोग फिजिक्स क्लास 12th की जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में यंग का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो प्रकाश का व्यतिकरण जब दो समान आवृत्ति की तरंगें अध्यारोपित होती हैं, आवृत्ति समान होंगी तभी वे समान या लगभग समान होंगी। ठीक है, तभी उनमें अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण का मतलब होता है जुड़ना। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उनके आयाम कहीं कहीं पर अधिकतम कहीं कहीं पर न्यूनतम आते हैं। यह घटना जो है प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। तो समान आवृत्ति की दो तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंगों की जो तीव्रता होती है वो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो अधिकतम होती है वहाँ समपोषी व्यतिकरण, जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है। तो इसमें हम देखते हैं यंग का प्रयोग। ठीक है, डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो इसमें यंग ने किया क्या था, इस यंग ने एक प्रकाश स्रोत लिया। प्रकाश स्रोत में एक लेजर लाइट कह दो और वो भी बिंदु है। ठीक है, और बिंदु प्रकाश स्रोत चारों तरफ प्रकाश फैलाएगा। मान सकते हैं ये एक सोडियम लैंप है। सोडियम होता ना है, सोडियम लैंप है, तो ये प्रकाश चारों तरफ फैलाएगा। ठीक है, इस सोडियम लैंप से अगर हम दो प्रकाश स्रोत लेंगे तो उनकी आवृत्तियां कभी भी समान नहीं होंगी। तो यंग ने क्या किया कि एक ही जो प्रकाश स्रोत एक ही लिया और उसके पास में क्या रख दिया, एक पर्दा। क्या रख दिया, एक पर्दा। पर्दा या लकड़ी का गुटका लगा दिया। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा छिद्र कर दिया। अब इससे समान दूरी पर एक पर्दा दूसरा लिया। दूरी सेम ही है, जितने भी पर्दे हैं समान दूरी पर है, लेकिन ये दूरी हम कम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम की है। जो दूसरा पर्दा लिया यंग ने उसमें इन्होंने दो छिद्र कर दिए। कितने छिद्र कर दिए, दो। एक यहां पर और एक यहां पर। ये छिद्र इतने ज्यादा पतले थे, इतने ज्यादा फाइन थी कि इनसे केवल एक ही प्रकाश तरंग जा सकती थी। इनके छिद्र का नाम दे देंगे, एक का S1 दूसरे का S2। दूरी कितनी है, छिद्र या स्लिट, इंग्लिश में कहा जाता है स्लिट। ठीक है ना। इससे कैपिटल D दूरी पर इन्होंने दूसरा पर्दा लिया। ठीक है, और दूसरे पर्दे पर जो यहां से प्रकाश तरंगे जा रही हैं, ये केंद्र है, मान लिया इस पर्दे का केंद्र O है। इन दोनों, ये केंद्र O है इस पर्दे का और इससे कितनी दूरी पर, XN दूरी पर इन्होंने चेक किया कि इस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है या न्यूनतम। यानी यहां पर चेक करेंगे कि ये समपोषी व्यतिकरण की स्थिति आएगा कि विनाशी। ये भी प्रकाश को तीव्रता यहां पर लेकर के आए इन्होंने। दोनों जो प्रकाश है, प्रकाश तीव्रता नहीं, प्रकाश तरंगे, उन दोनों तरंगों को एक बिंदु पर लेकर के आए, लाए। तब यहां पर चेक किया कि देखते हैं कि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति क्या आएगी और विनाशी की स्थिति क्या आएगी। फिर से समझ लेते हैं। पर्दे का नाम L M N रख दिया, तो एक प्रकाश स्रोत रख दिया। व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश जो लिया जाएगा प्रकाश स्रोत, उसकी आवृत्ति, ठीक है, अध्यारोपण कराना है। समान आवृत्ति होनी चाहिए प्रकाश की। समान आवृत्ति, एक अलग अलग अगर जो प्रकाश यानी बल्ब लेंगे तो उनकी आवृत्तियां कभी भी समान नहीं होंगी। तो यंग ने क्या किया, एक ही बल्ब द्वारा, एक बल्ब द्वारा दो प्रकाश तरंगे ले ली।
कितने छिद्र करके? 2 छिद्र करके। तो यहां से इससे एक जाएगी तरंग और इससे एक तरंग जाएगी। ये इतने पतले हैं, इतने छोटे हैं, छिद्र की इनसे एक ही तरंग जा सकती है। ठीक है, तो यहां से जो तरंग जा रही है उसे जो पर्दा n है उसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? xn दूरी पर। xn हमें बताता है जो फ्रिंजों की स्थितियां, फ्रिंजे मतलब जो बनेंगी संपोषी विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां, उनके या संपोषी विनाशी व्यतिकरण के जो स्पेक्ट्रम बनेंगे वो कौन से नंबर पर आएगा, इसके बारे में बताएगा एक्सन। ठीक है, तो एक्सन बताता है इसके बारे में। ठीक है, तो दोनों जो तरंगे आ रहे हैं उनको इस बिंदु P पर हम क्या करेंगे? अध्यारोपित कराएंगे, और अध्यारोपित करा करके जो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर संपोषी की स्थिति क्या आएगी, विनाशी की। संपोषी को यहाँ पर कहा जाएगा दीप्त फ्रिंज। जहाँ संपोषी व्यतिकरण आएगा वहां पर दीप्त आएगा, यानी उजाला बनेगा, और जहाँ विनाशी आएगा वहां अदीप्त आता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों से मिला देंगे। जिस बिंदु पर ये मिल रहा है उसका नाम क्या दे देंगे? C। ठीक है, अब चेक करेंगे अगर जो, तो ये तरंग और इस तरंग में किसका अंतर आ रहा है? पथ का अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है? पथ का अंतर। ठीक है, यहाँ पर एकदम सीधा न, सीधा यहाँ पर लाएंगे थोड़ा, नहीं ऐसा लगेगा इसी बिंदु पर आ रहा है, इस बिंदु पर नहीं है। यहाँ से क्या डाल देंगे? एक लंब डालेंगे। एक लंब डालेंगे तो ये तरंग और ये तरंग समान लंबाई की हो जाएगी, और इतना क्या हो जाएगा? इन दोनों तरंगों के मध्य पथ का अंतर, पथांतर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी पथांतर को हम निकालेंगे। इसको एक बार संपोषी के बराबर रखेंगे तो यहाँ संपोषी व्यतिकरण, इसी पथांतर को जब हम यहाँ पर विनाशी के बराबर रखेंगे, विनाशी वाली स्थिति के लिए पथांतर जो होता है उसके बराबर रखेंगे तो यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण आएगा। ठीक है, मान लेंगे जो यहाँ से कोण बन रहा है, यहाँ से भी जो मिलाएंगे इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना बनेगा? थीटा, और यहाँ से भी एंगल कितना आएगा? ये थीटा आएगा। ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो ये थीटा, ये 90 अंश, तो यहाँ पर ये भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक अलग चित्र बना रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसे समझने के लिए ऐसे है, लंब डाला गया है, ये यहाँ पर है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, दोबारा बना देंगे। जब तक बड़ा नहीं बनेगा चित्र तब तक समझ में नहीं आएगा। S1 है, S2, ये C बिंदु था, ये O था, यहाँ पर एक तरंग गई है, दूसरी यहाँ पर आई है। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा यहाँ से खींचेंगे। कितना एंगल है ये? मान लेंगे थीटा, तो ये भी एंगल कितना आएगा? थीटा, क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, और यहाँ से क्या डाला गया था? एक लंब डाला गया था। हमको इसका कोण निकालना है। अब ये एंगल हमने थीटा दे दिया है, तो इस कोण का मान हमको निकालना है, कितना आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? इतने हैं, ऐसे है। तो ये थीटा कैसे आएगा, चलिए हम बाद में देखते हैं। ये वाला थीटा कैसे आएगा? ये जब थीटा आएगा, ये थीटा आएगा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, लगभग हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे थीटा आएगा। ये टोटल कितने अंश का कोण है? 90। ठीक है, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये कोण कितना आया? 90 माइनस थीटा आया। और ध्यान से देखेंगे तो ये इतना कोण कितना है? 90 अंश का है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा? थीटा बचेगा, बस इसीलिए। तो ये भी थीटा है, ऊपर भी थीटा है, क्योंकि इसके ऊपर वाला कोण कितने अंश का है? 90 माइनस थीटा। ऐसे होता है। ठीक है ना, तो दोनों एंगल थीटा ही होंगे। कैसे होता है ये हमने बता दिया।
तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है और टोटल 90 अंश है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा 90। 90 हट जाएगा, बचा कितना, थीटा ही बचेगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखने के लिए ये हमको पथांतर निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे S1 S2A। त्रिभुज S1 S2A में थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। लंब निकालना है, कर्ण हमको दिया गया है। क्या लेंगे, कौन सा, त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया गया, थीटा के सामने लंब S2A बटा कर्ण कितना दिया गया है, S1 S2A, जो कि कितना, स्मॉल, यानी कि जो साइन थीटा है, और यहां से पर जो थीटा, क्योंकि ये हो रही प्रकाश की घटना, तो प्रकाश की घटना में क्या होता है, जो थीटा होता है बहुत ही अल्पतम होता है, बहुत छोटा होता है। थीटा अगर जो अल्पतम है तो उसके साथ साइन लगाओ, चाहे टेन लगाओ, चाहे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। तो थीटा बराबर कितना हो गया, S2A अपॉन स्मॉल d। ठीक है, इक्वेशन नंबर का क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट। अब ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, इधर समकोण त्रिभुज ये भी है। ठीक है, CPO, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CPO में, इसमें हमको क्या दिया गया है, थीटा के सामने लंब और समकोण के सामने कर्ण तो पता नहीं, लेकिन आधार पता है। थीटा के सामने हमेशा लंब, समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, जो शेष है वो क्या है, आधार, थीटा के साथ जो भुजा लगती है। इसमें हम लेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्यों लेंगे, अभी हम बता रहे हैं। लंब हमको दिया गया है xn, आधार कितना है, कैपिटल D, और क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो इसलिए tan थीटा को भी किसके बराबर लिख देंगे, थीटा के। तो थीटा बराबर कितना हो गया, xn अपॉन कैपिटल D। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी S2A अपान में कितना है, स्मॉल d बराबर होगा xn अपान कैपिटल D। यहां से पथांतर का मान हमको मिल गया xn स्मॉल d अपान कैपिटल D, ये मिल गया हमको पथांतर। अब हमको किसकी स्थिति निकालनी, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां निकालेंगे। फ्रिंजों की स्थितियां निकाल करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंजों के लिए, दीप्त फ्रिंजों हेतु या के लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर होता है, तरंगों के मध्य पथ का अंतर किसके बराबर होता है, n लैम्डा। n है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लैम्डा है उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो प्रकाश के लिए, जिस प्रकाश द्वारा व्यतिकरण देखा जा रहा है। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर, दीप्त फ्रिंज का मतलब होता है संपोषी व्यतिकरण, और संपोषी व्यतिकरण का जो पथांतर होता है वो n लैम्डा आता है। ये पहला डेरिवेशन है। प्रकाश तरंगों की जो परिणामी तरंग आएगी, व्यतिकरण जब होती है, दो तरंगें व्यतिकरण करती है तो उससे नई तरंग जो परिणामी तरंग आएगी उसके लिए वो संपोषी होगी या विनाशी होगी, उसके लिए। ये पिछला डेरिवेशन है, ये है, ये टोटल सिद्ध हो चुका है, लेकिन इसमें हम यही लेंगे, वो बताएंगे तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो पथांतर क्या होता है, n लैम्डा, और पथांतर देखो कितना आया है, S2A, यानी S2A बराबर हम क्या रख देंगे, n लैम्डा। S2A कितना आया है, xn स्मॉल d अपान कैपिटल D बराबर n लैम्डा। हमको xn पता करना है, तो xn बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल D ऊपर स्मॉल d नीचे, तो n लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d। ये आ गई स्थिति, आ गई किसकी स्थिति, आ गई दीप्त फ्रिंज की स्थिति आ गई, दीप्त फ्रिंज की स्थिति आ गई। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए देखेंगे।
अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति। सबसे पहले पता करेंगे कौन कहां पर है, ठीक है, पता करेंगे कौन कहां पर है, तब इसके बाद जो है हम आगे जो है उसकी चौड़ाई भी निकाल लेंगे। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए पथांतर विनाशी व्यतिकरण के लिए बराबर होता है। अदीप्त मतलब विनाशी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण? विनाशी, जहां तीव्रता कम हो। तो उसके लिए जो पथांतर होता है 2n-1 λ/2 होता है, ठीक है। और यहां n का मान 1 2 3 4 डॉट 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 से शुरू होगा। अगर +1 में लेंगे, विषम संख्या है, +1 में लेंगे तो फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हम -1 में लेंगे, जब माइनस का गुणज लेंगे विषम संख्या का, तो फिर ये 1 से स्टार्ट होगा। पथांतर कितना दिया गया हमको? xn स्मॉल d अपान कैपिटल D बराबर 2n-1 λ/2। xn यानी स्थिति पता करेंगे अदीप्त फ्रिंज की, तो कैपिटल D ऊपर स्मॉल d नीचे, तो 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपान 2d। ये आ गया हमारा अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब इन जो फ्रिंजे आई है कैसे बनता कैसा है वो देखेंगे, हम यहीं पर बना देंगे। तो चेक करेंगे तो केंद्र पर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? सबसे पहले ऐसे बनेंगे, तो जो केंद्र पर स्थिति आएगी तो n का मान कितना रखेंगे? 0। तो xn बराबर क्या आ गया? 0। 0 किसकी स्थिति बताता है? xn। xn बराबर 0, यानी 0 आ रहा है किसके लिए? दीप्त फ्रिंज। xn का मान किसके लिए 0 हो रहा है? दीप्त के लिए, क्योंकि इसमें n का मान 0 रखेंगे तो 0, इसमें n का मान 0 रखना ही नहीं, 1 से रखना है। तो 2 1 2 में से 1 गया, कितना आया? 1 यानी λ/2 आ गया। λ/2 आया, यानी कि ये 0 नहीं आ रहा है। तो xn का मान 0 किसके लिए हो रहा है? दीप्त फ्रिंज के लिए, यानी केंद्र पर जो फ्रिंज बन रही है वो दीप्त है। फिर इसके बाद कौन सी फ्रिंज बनेगी? अदीप्त बनती है, यानी अंधेरा, फिर दीप्त और फिर अदीप्त बनता है, फिर दीप्त फिर अदीप्त बनता है। ऐसे ही दीप्त, ये अदीप्त है, ये दीप्त है, केंद्र है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। तो जो केंद्रीय फ्रिंज होती है वो कैसी होती है? दीप्त फ्रिंज होती है। कौन सी फ्रिंज होती है? दीप्त फ्रिंज। फिर कौन सी आएगी? अदीप्त आएगी, फिर दीप्त फिर अदीप्त, फिर दीप्त फिर अदीप्त, ठीक है। ये काली काली है, अदीप्त जो छोड़ दिया है सफेद है वो क्या है? दीप्त है। वो क्या है? दीप्त है। ये दीप्त है। ऐसा चलता है प्रोसेस में। तो इसकी स्थितियां मिल गई। जैसे पहली जो फ्रिंज है वो केंद्रीय फ्रिंज है, कौन सी है? यहां पर दीप्त हो रही है, एक्शन का मान 0 हो रहा है। फिर ये पहली अदीप्त, फिर ये आई जो दूसरी दीप्त, फिर दूसरी अदीप्त, तीसरी दीप्त, चौथी अदीप्त, यानी तीसरी अदीप्त होगी, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी प्रोसेस ऐसे चलता है, तो केंद्र से ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे, ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब इन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी उसके लिए देखते हैं। तो फ्रिंजों की चौड़ाई, तो ध्यान से देखेंगे दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में कौन सा आ रहा है? दीप्त फ्रिंज। या दो दीप्त के बीच में कौन आ रहा है? अदीप्त आ रहा है। तो फ्रिंजों की चौड़ाई किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो परिभाषा हमने लिख दी है, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के मध्य दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे W से लिखा जाता है। दो क्रमागत लेना है, यानी कि एक लिया 1 तो दूसरा 1 से कम, यानी एक 0 फिर 1, या दो, एक में से हम 0 वाला घटाएंगे, 2 में से 1 वाला, 3 में से 2 वाला, 4 में से 3 वाला घटाएंगे, यानी कम क्रम से। यही तो हुआ, 4 से 3 घटाएंगे तो फिर मिलेगी बीच की, ठीक है। तो जैसे यहां से अगर दीप्त की निकाल है तो अदीप्तों के बीच में आ रहा है, और अदीप्त की निकालेंगे तो दीप्त के बीच में आ रहा है।
तो दीप्त की निकालेंगे तो ये अदीप्त के बीच में आ रहा है। तो अदीप्त देखो तो दीप्त के बीच में है और जो दीप्त है वो अदीप्त के बीच में है। तो ये प्रोसेस लगाएंगे दोनों के लिए, चाहे जो रखो वही आएगा। हम अदीप्त की बात करेंगे पहले। अदीप्त की कितनी आएगी? तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त किसके बीच आ रहा है? दीप्त के। अदीप्त दीप्त के बीच में आ रहा है तो xn+1 रखेंगे तो n की जगह पर n+1 आ जाएगा। लेमडा d अपान स्मॉल d माइनस xn की वैल्यू कितनी है? n लेमडा d अपान d, इतना आ जाएगा ये। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो लेमडा d अपान d इसमें भी है, तो लेमडा d अपान d कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? यहाँ पर n+1 और यहाँ पर माइनस का n बचेगा। n से n कैंसिल, 1 से इसको गुणा कराएंगे तो w बराबर कितना आ जाएगा? लेमडा d अपान d। ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। किसकी है? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब हम दीप्त के लिए भी चेक कर लेते हैं क्या इतनी ही चौड़ाई आती है। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई देखेंगे दीप्त के लिए। तो दीप्त के लिए चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई का सूत्र xn+1 माइनस xn ही होता है। ठीक है, तो दीप्त देखो किसके बीच में आ रहा है? दो अदीप्तों के बीच में आ रहा है। और अदीप्त की xn के यानी xn का मान रखना, n रखेंगे तो n था, अगर देखो यहाँ n रखने पर n आया, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 2, xn+1 रखने पर n+1 रखेंगे जब तो n+1 आ जाएगा n की जगह पर। तो 2 n की जगह पर n+1 हो जाएगा माइनस का 1 और फिर इसके बाद लेमडा कैपिटल D अपान 2d माइनस xn की वैल्यू तो यही है, उठा करके रख देंगे। तो 2n-1 लेमडा d अपान 2d। तो लेमडा d अपान 2d यहाँ, लेमडा d अपान 2d यहाँ, तो लेमडा d अपान 2d कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचा? 2 से अंदर गुणा कराएंगे तो 2n, 2 1 2 और माइनस का 1 था, यहाँ पर माइनस से अंदर गुणा होगा माइनस का 2n और ये माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, यहाँ पर बचा केवल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो w बराबर कितना आया? लेमडा d अपान d। ये आ गई फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखो दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ समान है, चाहे वो दीप्त के लिए हो चाहे वो अदीप्त के लिए हो। तो नीचे थोड़ा कर दिए रहे हैं क्योंकि आ नहीं रहा ना, तो फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर 2n से 2n ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना? केवल 2। तो 2 से 2 कैंसिल, देखो ये भी आ गया लेमडा d अपान d और यहाँ भी लेमडा d अपान d आया। यानी कि जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ हैं वो बराबर होती है। तो ये जो सभी चौड़ाइयाँ बनती है ये बराबर होती हैं। स्थितियां बतानी होंगी, पहली दूसरी तीसरी दीप्त फ्रिंज की तो xn का सूत्र, अदीप्त फ्रिंज की पहली दूसरी तीसरी तो फिर ये xn का सूत्र। स्थितियां बताएंगी कहां पर कौन सी फ्रिंज है, पहली दूसरी तीसरी अदीप्त दीप्त फ्रिंज कौन है तो xn। चौड़ाई कितनी होगी दोनों का, तो फिर सेम यही फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही कोणीय चौड़ाई के लिए निकाल लेंगे। यहाँ से कोणीय चौड़ाई xn की मान xn+1 बटे में d है, xn-1 xn+1 माइनस xn कर देंगे बटे में d है, घटा देंगे दोनों का तो यहाँ से d कैंसिल हो जाएगी। तो कोणीय जो चौड़ाई आती है दोनों की, कोणीय चौड़ाई थीटा n, तो ये आता है xn का मान रखेंगे तो देखो xn+1 -1 ये किसके बराबर है? ये w बटा d के बराबर आता है ना, w बटा d के। और w का मान यहाँ पर उठा करके रखेंगे तो पहला ये मान हो गया। w का मान यहाँ पर उठा करके रखेंगे तो लेमडा d अपान स्मॉल d और नीचे कैपिटल D है, कैंसिल हो जाएगा। तो कोणीय चौड़ाई लेमडा अपान d होता है। ठीक है, ये होता है, ये n के मान पर निर्भर नहीं करता है। तो कोणीय चौड़ाई सभी की सेम होंगी, ये n के मान पर निर्भर नहीं करता, चाहे पहली दूसरी तीसरी चाहे जो हो। तो ये था यंग का द्विझिरी यानी डबल स्लिट। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो छिद्र द्वारा, द्विक रेखा छिद्र भी कहा जाता है, दो छिद्रों द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण देखते हैं, तो इसीलिए इसे द्विझिरी या द्विस्लिट या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ये था यंग का द्विझिरी प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और हमने बता दिया कौन सा कहाँ पर यूज करना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।